हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 जैविक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन क्या होता है इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन, तो हम लोग जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन जो होता है, प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव में से एक जो होते हैं वह नर होते हैं और दूसरे जीव जो होते हैं वह मादा होते हैं। तो यहाँ पर जब लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें दो जीव जो होते हैं वह भाग लेते हैं, नर व मादा। इनके द्वारा एक संरचना का निर्माण किया जाता है। इनके जनन अंगों के माध्यम से, इनके जो जनन अंग होते हैं वहां पर एक संरचना बनता है जो कहलाता है युग्मक। युग्मक या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गैमीट। ये युग्मक का निर्माण करते हैं। नर अंग के द्वारा, नर जनन अंग के द्वारा नर युग्मक बनता है और मादा जनन अंग के द्वारा मादा युग्मक बनता है। जब जीवों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले इनमें युग्मक का निर्माण होगा। जब युग्मक का निर्माण हो चुका होगा तो ये दोनों जो होंगे वह नर युग्मक और मादा युग्मक, इनका होगा संलयन। संलयन का मतलब होता है आपस में इनका जुड़ना। तो नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है इसको एक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है जो कहलाता है निषेचन। तो इस प्रकार से जब जीवों में लैंगिक प्रजनन होगा तो उसमें नर और मादा जीव की आवश्यकता होगी। इनके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाएगा और ये युग्मक आपस में संलयित होंगे, अर्थात इनमें निषेचन की प्रक्रिया होंगी। और जब ये संलयित हो जाएंगे तो जो संरचना बनेगी वह कहलाएगी युग्मनज। युग्मनज या इसको कहा जाएगा अंग्रेजी में जाइगोट। ये जाइगोट या युग्मनज जो होगा अब यह विकसित होगा और इनके विकसित होने से एक शिशु का विकास होगा या एक संतान जो होगा उसका विकास होगा। तो इस प्रकार से लैंगिक प्रजनन जो होता है, उनके जिन जीवों में ये लैंगिक प्रजनन होता है उनमें ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जब लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है तो जीवधारियों में कोशिका विभाजन जो होता है वह दो प्रकार का दिखाई देता है। दो प्रकार का कोशिका विभाजन, ये क्या होता है कोशिका विभाजन? एक कोशिका जो होती है वह बट जाती है। जैसे ये एक कोशिका है, एक कोशिका जो होंगी वो क्या होंगी, विभाजित होंगी और बट करके दो कोशिका का निर्माण करती है। तो ये होता है कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कोशिका विभाजन जो होगा वह दो प्रकार से होगा। जब युग्मक का निर्माण होगा, जनन अंग से जो युग्मक का निर्माण होगा तो यहाँ पर जो विभाजन होगा वह होगा अर्धसूत्री विभाजन। और जब एक युग्मनज जो होगा वह बढ़ने के पश्चात शिशु का विकास होगा या एक संतान का विकास होगा, तब यहाँ कोशिकाएं जो होंगी वह करेंगी समसूत्री कोशिका विभाजन। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन भी दो प्रकार के, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। तो चलिए इसको दोनों को जान लेते हैं क्या होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में देखिएगा, अर्ध माने आधे, सूत्री माने गुणसूत्र। जीवधारियों में जो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और इस केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। जब गुणसूत्र जो होते हैं यह आधे हो जाते हैं, जब एक कोशिका बटेगी, जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका में जैसे ह्यूमन है, मनुष्य है, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र है और जब ये कोशिका बट जाएगी, यह दो भागों में जब बटेगी ये कोशिका, तो यहाँ पर दोनों कोशिकाओं में ये आधे आधे हो जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। तो 46 का आधा क्या हो गया, 23। तो इस प्रकार से यहाँ पर 23 और 23 वाले दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है।
तो इस प्रकार से ये कहलाता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह होता है जनन अंगों में। जो प्रजनन अंग होते हैं यहाँ की कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जीवधारी क्यों करता है? यह करता है प्रजनन के लिए। जब जीवधारी को प्रजनन करना होगा तो उनके लैंगिक प्रजनन करना होगा, तब उनके जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से आधे आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये आधे आधे कोशिकाओं वाले गुणसूत्र जो होते हैं यही कहलाते हैं क्या, युग्मक कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जनन अंग जो होते हैं वह दो अलग अलग शरीर में होते हैं। एक नर जनन अंग होते हैं और एक मादा जनन अंग होते हैं। तो इन दोनों के द्वारा अलग अलग युग्मक का निर्माण किया जाएगा। और जब ये आधे आधे युग्मक आपस में मिलेंगे तो फिर से कितना हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और इस प्रकार से एक जीव का विकास करते हैं। तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होगा देखिएगा, सम माने होता है समान, सूत्री माने होता है गुणसूत्र। अर्थात जब एक कोशिका विभाजन करती है, फिर से हम इसी उदाहरण को ले लेते हैं कि हमारे कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब ये कोशिका विभाजन करेगी तब इनके विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये दो कोशिकाएं जो होंगी इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होंगी वह भी कितनी होंगी, उतनी ही होंगी जितना कि मातृ कोशिका में है या जो विभाजन करने वाली कोशिका है उसमें है। तो जब ये कोशिका विभाजन करती है तो 46 गुणसूत्र एक कोशिका में भी और 46 गुणसूत्र दूसरी कोशिका में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो पहले अपने आप को डबल करते हैं, द्विगुणित करते हैं अपने आप को। गुणसूत्र जितना 46 है वो अपने आप को क्या करेंगे, डबल कर लेंगे और उसके बाद में दो कोशिकाओं में बराबर बराबर बट जाते हैं। तो जब एक युग्मनज जो होता है वो धीरे धीरे जब शिशु का निर्माण होता है या विकास करता है तो वहां पर कोशिकाएं कौन सा, समसूत्री विभाजन करती जाती है। तो माँ के गर्भ में यदि एक बच्चा पल रहा है तो वह बच्चा जो होगा वह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही विकसित होता जाएगा, उनके शरीर का वृद्धि होता जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो है वह पादपों में किस प्रकार से होता है और मनुष्य में किस प्रकार से होता है। एक पौधा जो होता है वह जब लैंगिक प्रजनन करता है तो सबसे पहले इसमें लैंगिक अंगों का विकास होता है। तो आरंभ में जो पौधा होता है, लैंगिक प्रजनन हम पादपों में देख लें अगर, तो पौधों में देखें तो आरंभ में एक पौधा जो होता है उसमें कुछ ही भाग दिखाई देते हैं, जड़, तना, पत्तियां। और उसके पश्चात एक निश्चित आयु हो जाने के पश्चात, हर एक पौधे की एक अलग अलग निश्चित आयु होती है और एक निश्चित आयु के पश्चात पौधे में पुष्प खिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक पौधा जो होता है उसका जो प्रजनन अंग होता है वह होता है उसका पुष्प। पुष्प जो होता है पौधे का प्रजनन अंग होता है। अब एक पौधे में जब पुष्प खिल जाता है तब यह पादप जो होता है यह क्या करता है, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करता है। और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस पुष्प का फल में परिवर्तन होता है और उस फल के अंदर बीज का विकास होता है। जब इस बीज को लगाएंगे तो हमें बिल्कुल उसी के जैसा एक पौधा प्राप्त होता है। तो यहाँ हो गया पौधों में प्रजनन। तो सबसे पहले एक पुष्प की संरचना हम देख लें कि कैसा होता है एक पुष्प की संरचना। एक मानक पुष्प की संरचना यदि हम देखें तो आप देखिएगा कि सभी पुष्प जो होते हैं वह तने के साथ में वह एक संरचना से जुड़े हुए होते हैं जो कि उनका डंठल कहलाता है। तो ये डंठल के माध्यम से पादप से लगे हुए होते हैं पुष्प जो है वह। डंठल को वृंत कहा जाता है। ये वृंत जो होते हैं आप ध्यान से देखें तो ये वृंत का जो आगे वाला भाग होता है वह एक फूली हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है जो कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन
इसी पुष्पासन पर पुष्पीय पत्र जो होते हैं, पुष्प के जो भाग होते हैं वो इसमें लगे हुए होते हैं। तो एक पुष्प में जो भाग होते हैं उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में से पहला जो होता है वह कहलाता है बाह्य दल पुंज, दूसरा कहलाता है दल पुंज, तीसरा कहलाता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। तो यहाँ पर एक पुष्प जो होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। 4 में से जो 2 होते हैं वह सहायक प्रजनन अंग होते हैं और ये दोनों जो होते हैं वह मुख्य प्रजनन अंग होते हैं। इसमें से जो पुमंग होता है वह नर प्रजनन अंग होता है और जायांग जो होता है वह मादा प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पर एक पुष्पासन पर जो सबसे पहला चक्र जो हरे रंग का दिखाई देता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से हरे रंग की संरचना जो दिखाई देती है, ये हरे रंग की संरचना जो होती है वह कहलाती है बाह्य दल पुंज। ये बाह्य दल पुंज जो होते हैं एक पुष्प का पहला चक्र होता है। इस पुष्प में अगर आप देखें तो रंगीन भाग दिखाई देते हैं। आप प्रत्येक पुष्प को देखें तो उसमें रंगीन भाग दिखाई देता है। रंगीन भाग जो होते हैं वो कहलाते हैं इनके दल पुंज। बाह्य दल पुंज जो होता है जब एक पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। दल पुंज रंगीन होता है, इसीलिए यह परागण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात देखें तो एक पुष्प जो होता है उसमें 2 और संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें से एक संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से। ये भाग जो होता है ये कहलाता है पुंकेसर। देखो यहाँ पर मैंने 4 बनाया है, चारों एक एक को पुंकेसर कहेंगे और चारों को एक साथ कहेंगे पुमंग। ये होते हैं नर प्रजनन अंग के रूप में और मादा प्रजनन अंग जो होते हैं वो कहलाते हैं जायांग। इस प्रकार से मादा प्रजनन अंग। ये कहलाता है क्या? जायांग। जायांग जो होते हैं वो भी बहुवचन में जायांग कहलाएंगे और एक होंगे तो इसको कहा जाता है स्त्री केसर। तो यहाँ पर एकल है इसीलिए ये स्त्री केसर कहलाएगा, एक से अधिक हो जाते हैं तो वो कहलाएंगे जायांग। तो इस प्रकार से एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। अब देखेंगे इसके नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग जो हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं। एक पुष्प जो होता है उसमें जो नर प्रजनन अंग होते हैं वह और एक मादा प्रजनन अंग होते हैं वह दो, प्रत्येक में 3-3 भाग होते हैं, 3 भागों से मिलकर बना होता है। अगर हम एक पुंकेसर की संरचना देखें तो एक पुंकेसर जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये नीचे वाला भाग जो होता है जो इनको पुष्पासन से लगाकर रखता है पुतंतु कहलाता है। ऊपर एक और संरचना हमने देखा था, ये इस प्रकार से पाली में बनी हुई संरचना होती है। ये संरचना जो होती है वो कहलाती है पराग कोश। पराग कोश कहलाता है यह, और 2 पराग कोश को आपस में जोड़ने वाले जो भाग होता है वो कहलाता है योजी। तो इस प्रकार से एक पुंकेसर जो होगा वह निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बना होता है। इस पराग कोश के अंदर ही नर युग्मक का निर्माण होता है और इसके जो नर युग्मक होते हैं इनको जाना जाता है एक नाम जो है परागकण। अर्थात पराग कोश की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
जो युग्मक निर्माण करती है उसी को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। इस प्रकार से परागकण क्या हो गया, एक नर युग्मक। ये हो गया एक पुंकेसर की संरचना। इसी प्रकार देख लेते हैं कि स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है। एक स्त्री केसर की संरचना जो होती है, इसमें सबसे नीचे जो होता है, जो पुष्पासन होता है, उस पुष्पासन से लगा हुआ एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। इस फूली हुई संरचना को कहा जाता है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जो कहलाती है बीजांड। बीजांड कहलाता है। यहाँ पर अंडाशय जो होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है एक पतली नलिका का निर्माण करता है और इस नलिका को कहा जाता है वर्तिका। वर्तिका, सभी वर्तिका जो होते हैं उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है इस प्रकार से टोपीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है और इस संरचना को कहा जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं वो परागकण को बीजांड तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। जब इनमें निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो निषेचन की प्रक्रिया पूरी होने पर अंडाशय जो होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड जो होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों संरचनाएं जो होती हैं वो झड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से एक स्त्री केसर की संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। अब देख लेते हैं कि एक पौधा जो होता है जब वो लैंगिक प्रजनन करता है तो इनमें प्रजनन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जब एक पौधे में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले इनमें बनते हैं युग्मक। युग्मक का निर्माण होता है तो परागकण बनते हैं कहाँ पर, परागकोशों में। और मादा युग्मक जो होता है ये परागकण यहाँ पर बनता है, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। और मादा युग्मक जो होता है वो अंडकोशिका के रूप में होता है जो बीजांड के अंदर पाया जाता है। बीजांड के अंदर अर्थात एक संरचना बीजांड के रूप में इस प्रकार से, और इसी के अंदर एक कोशिका होती है जो मादा युग्मक होती है। तो इस प्रकार से नर और मादा युग्मक जब निर्मित हो जाते हैं तब इनमें होती है दूसरी प्रक्रिया जो कहलाती है परागण। जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तब दूसरी प्रक्रिया होती है वह कहलाती है परागण। परागण का मतलब होता है यहाँ पर जो परागकण उपस्थित हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये कहलाता है परागण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर पौधों में परागण जो होते हैं वो दो प्रकार से होंगे, स्वपरागण और पर परागण के रूप में। स्वपरागण में एक ही पौधे में उपस्थित, एक ही पुष्प में उपस्थित जो परागकण होते हैं वह स्वयं ही वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र तक। तब ये हो गया क्या, स्वपरागण। लेकिन अगर एक पुष्प जो होगा उसमें पुंकेसर उपस्थित है और दूसरे पुष्प में स्त्री केसर उपस्थित है तो यहाँ पर अब परागकण स्वयं पहुंच नहीं सकता है, इसीलिए अब इसको क्या जरूरत पड़ेगी, एक माध्यम की आवश्यकता होगी। जब इनको माध्यम की आवश्यकता होगी तब जाकर के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो ये कहलाता है पर परागण। तो इस प्रकार से स्वपरागण और पर परागण के द्वारा एक परागकण जो होता है वह कहाँ पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र में पहुंचने के पश्चात परागकण जो होता है वह एक नलिका का विकास करता है जो कहलाता है पराग नलिका। और इसी पराग नलिका के द्वारा इस परागकण का केंद्रक जो होता है वह कहाँ तक पहुंच जाता है, मादा युग्मक तक पहुंच जाता है।
इस प्रकार से अब दोनों युग्मक जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, संलयन हो जाएगा, दोनों का दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थात क्या हो गया, निषेचन हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो गया, निषेचन। और उसके बाद में होगा फिर क्या, युग्मनज। दोनों का निषेचन होने के पश्चात क्या बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। यह युग्मनज जो होगा वो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, और विकसित होने के बाद में यह भ्रूण का निर्माण कर लेगा। युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बना लेगा। इस भ्रूण में क्षमता है कि जब ये बीजांड जो होगा वो पूरा बीज का निर्माण कर लेगा, तो जब इस बीज को लगाया जाएगा तो इस बीज का जो भ्रूण है वह क्या करेगा, जड़ और तने का विकास करेगा, और ये अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं इनमें लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं कि मनुष्य में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में जब लैंगिक प्रजनन होता है तो इनमें सबसे पहले नर और मादा प्रजनन अंगों का विकास होता है। नर के शरीर में नर प्रजनन अंग का विकास होता है और मादा के शरीर में मादा प्रजनन अंग का विकास होता है। तो नर में जो प्रजनन अंग होते हैं उसमें जो मुख्य अंग होता है वह कहलाता है वृषण। वृषण की कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और बनाती है नर युग्मक, और ये नर युग्मक जो होता है ये कहलाता है, मनुष्य में इसको कहा जाएगा क्या, शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से मादा शरीर में जो प्रजनन अंग होता है मुख्य रूप से वह कहलाता है अंडाशय, और अंडाशय के द्वारा यहाँ की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और बनाती है क्या, मादा युग्मक। यहाँ पर उपस्थित मादा युग्मक जो होता है इनको कहा जाता है क्या, अंडाणु। और इस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं जब आपस में निषेचित होते हैं तो बनता है युग्मनज, और इस युग्मनज में होता है क्या, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से क्या बनता है, फिर एक संतति का विकास होता है। एक युग्मनज जो होगा वह पहले भ्रूण में परिवर्तित होगा और भ्रूण से फिर अब इसमें क्या, शिशु में परिवर्तित हो जाता है, एक नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार से मनुष्य में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। चलिए देखेंगे कि मनुष्य का नर प्रजनन अंग जो होता है वो कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का नर प्रजनन अंग जो होता है इसका मुख्य अंग जो होता है वो कहलाता है वृषण। वृषण जो होता है वो 2 की संख्या में पाया जाता है और यह एक थैली के समान संरचना से घिरा होता है जो कहलाता है वृषण कोश। इसी वृषण के अंदर ही, इस वृषण के अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं वह अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण करती हैं, और इस वृषण से एक नलिका जो होती है वह निकलती है, और ये नलिका जो होती है वह आगे की ओर जाकर के शुक्राशय में खुलती है, शुक्राशय में, और ये नलिका जो होती है वो कहलाती है शुक्र वाहिनी, जो क्या करती है, शुक्राणु को लेकर के जाती है कहाँ, शुक्राशय में। शुक्राशय जो होता है एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है और ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। पूरा परिपक्व होने का काम जो होता है वो शुक्राशय में होता है। मनुष्य का जो नर प्रजनन अंग होता है उसमें एक और मांसल संरचना होती है जो कहलाती है शिश्न, जिसके द्वारा ही ये शुक्राणु जो होते हैं वह मादा शरीर में छोड़े जाते हैं। तो जहाँ पर शिश्न होता है वहाँ पर बीचों बीच में पाया जाता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो होता है वह मूत्राशय से होकर के आता है और आगे चल करके शुक्र वाहिनी जो होती है वो मूत्र मार्ग में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से जो शुक्राणु होते हैं वह मूत्र मार्ग के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मनुष्य का नर जनन अंग होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि मानव का मादा प्रजनन अंग जो होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। मनुष्य में जो मादा प्रजनन अंग जो होता है उसका मुख्य अंग जो होता है वह कहलाता है अंडाशय, और मनुष्य में मादा में भी अंडाशय जो होते हैं वह संख्या में 2
एक जोड़ी के रूप में होते हैं, दाएं और बाएं स्थित होते हैं। ये अंडाशय जो होते हैं यहीं पर मादा युग्मक का निर्माण होता है जो कहलाता है अंडाणु, अर्थात यहाँ की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन करेंगी और मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाशय जो होते हैं, दोनों तरफ के अंडाशय जो होते हैं एक नलिका के माध्यम से, एक नलिका से जुड़े हुए होते हैं और ये नलिका जो होता है वह कहलाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को अंग्रेजी में कहा जाता है फेलोपियन, फेलोपियन नलिका। ये अंडवाहिनी जो होती है वह अंडाणु को लेकर जाने का काम करती है और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया अर्थात अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं उनके संलयन की प्रक्रिया जो होती है वो भी अंडवाहिनी में ही संपादित होती है। अंडवाहिनी आगे की ओर जाकर के एक मांसल नाशपाती के समान संरचना में आकर के खुलता है और ये नाशपाती नुमा संरचना जो है वो दिखाई जो दे रही है वो कहलाता है क्या, गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है वह दो प्रकार की दीवारों से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये होता है उसका बाहरी भित्ति और ये होता है उसका आंतरिक भित्ति। और जब एक अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं वह निषेचित हो जाते हैं तो जो युग्मनज होता है वह गर्भाशय में आकर स्थापित होता है और यहाँ से वह धीरे धीरे एक शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये गर्भाशय जो होता है यहीं पर एक शिशु जो होता है उसका पूर्ण विकास होता है जब तक उसके लगभग सभी अंगों का निर्माण नहीं हो जाता है और उसके पश्चात में यह गर्भाशय से प्रसव क्रिया से बाहर निकलता है। तो उसके लिए संरचना पाई जाती है जो कहलाती है क्या, योनि मार्ग। योनि मार्ग जो होता है इसके द्वारा प्रसव क्रिया से जो शिशु होता है वो बाहर निकलता है। तो ये एक मानव मादा प्रजनन अंग की संरचना होती है। जब दोनों मनुष्य में दोनों जो होते हैं नर व मादा, जब दोनों का ये प्रजनन अंग जो होता है वो परिपक्व हो जाता है तो परिपक्वन की एक निश्चित अवस्था होती है जो 11 वर्ष से ही आरंभ हो जाती है और पुरुषों में जो परिपक्वन होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है शुक्राणु निर्माण, लेकिन जो मादा होती है उनमें अंडाणु निर्माण जो होता है एक निश्चित आयु तक होता है जो 11 वर्ष से शुरू होकर के 50 से 55 साल तक चलता है। तो जो मानव मादा होती है, मानव मादा जो होती है इनमें इस 11 वर्ष के बाद में एक चक्र शुरू होता है जिसको कहा जाता है माहवारी या मासिक चक्र। तो ये माहवारी जो होती है उसमें क्या होता है कि जब एक अंडाशय के द्वारा एक अंडाणु का निर्माण कर लिया जाता है तो ये अंडाणु जो होता है वो फेलोपियन नलिका में आकर के रहता है, कुछ समय के लिए यहाँ रहता है और इस समय कुछ हार्मोनों के कारण ही एक गर्भाशय जो होता है इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है वह बनना प्रारंभ हो जाती है, तैयार होना प्रारंभ हो जाती है। यह और मोटी और मांसल होती जाती है ताकि यहाँ पर जब एक भ्रूण का विकास हो तो उसको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसीलिए गर्भाशय जो होता है वह क्या करना शुरू कर देता है, तैयारी करना शुरू कर देता है। जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब क्या होता है कि ये अंडाणु जो होता है वह नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ ये बाहरी भित्ति जो होती है वो भी नष्ट हो जाती है और ये मरे हुए या मृत अंडाणु और ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति ये दोनों जो होते हैं वह टूट जाते हैं और टूट करके योनि मार्ग से रक्त के रूप में बाहर निकलते जाते हैं और रक्त के रूप में इसी का निकलना जो होता है वो क्या कहलाता है, माहवारी या मासिक चक्र। चूंकि ये हर महीने होता है, हर महीने अंडाणु जो होते हैं अंडवाहिनी में जाएंगे और हर महीने गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है वो पुनः बनती है, फिर टूटती है, फिर से बनती है, फिर टूटती है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि निषेचन की क्रिया नहीं हो जाती है या कहें कि गर्भधारण की क्रिया नहीं हो जाती है। गर्भधारण होने तक, प्रसव होने तक यह प्रक्रिया रुक जाती है
और उसके पश्चात यह पुनः प्रारंभ हो जाती है जब तक कि एक मानव मादा की आयु जो है वो 50-55 वर्ष की नहीं हो जाती है। तो इस क्रिया को कहा जाता है माहवारी या मासिक चक्र। तो इस प्रकार से जब मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है तो इनमें जब परिपक्वन की प्रावस्था होती है वह कहलाती है क्या? किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो होती है उस अवस्था में मादा में माहवारी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक उसी प्रकार से नर जो होते हैं, बालक जो होते हैं, इनमें दाढ़ी मूंछ का विकास और शरीर का जो वृद्धि होता है वह होना प्रारंभ हो जाता है।